नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कंपटीशन टारगेट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल कक्षाएं कंपटीशन टारगेट के प्लेटफॉर्म पर आरंभ कर दी गई। संविधान के संबंध में जो कक्षाएं होंगी वो मेरे द्वारा आरंभ की जाएंगी। सत्यपाल सर ने भी कल कुछ आप लोगों को सूचनाएं और अन्य इस संस्थान के संबंध में जानकारियाँ साझा की। यह थोड़ा सा हम लोगों के लिए नया अनुभव है और नए अनुभव से संतुलन बिठाने में हमें कुछ दिनों का समय लग सकता है, पर पूरे आत्मविश्वास और आपके सहयोग से हम ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इस पटल पर भी अपनी गुणवत्ता और अपने विशिष्टता को स्थापित कर सकेंगे। मित्रों, आज जो कक्षा हम आरंभ करने जा रहे हैं वो संविधान एवं राज्य व्यवस्था है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सामान्य रूप से इसके सिलेबस के विषय में पहले जानना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी नया प्रतिभागी बिना किसी सिलेबस के किसी विषय के मंतव्य स्थापित नहीं कर पाता, कुछ राय नहीं रख पाता। इसलिए हम बात करते हैं संविधान के संबंध में। अगर संविधान के विषय में यह बात करें कि संविधान कहते किसे हैं, तो आप यह जानिएगा कि कानूनों अथवा प्रावधानों का वह संग्रह या वह दस्तावेज जो अनुल्लंघनीय होता है, जिसको सामान्यतः साधारण रूप से जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय दस्तावेज जिससे किसी देश का शासन संचालित होता है, तो उसे हम कहते हैं संविधान। यानी कि कानूनों, नियमों, प्रावधानों का वह संग्रह या दस्तावेज जिससे शासन संचालित होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। आप देखेंगे दूसरा शब्द है राज्य व्यवस्था। राज्य से हम मतलब राज्य से है, जैसा कि यह अपने आप में पूरे शब्द को व्याख्यायित कर देता है। राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर जो नागरिक के संबंध में जो व्यवस्थित करने हेतु जो भी प्रबंध किए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, कानूनों का जो अनुपालन कराया जाता है, उसे ही हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब ये दोनों के संबंध में एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। संविधान की प्रासंगिकता बिना राज्य व्यवस्था के संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के दिए गए आदेशों को अनुपालन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 3 मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं देगा या फिर अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। हालांकि ऐसी ही चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(2) में भी की गई है और उसकी अन्य उपधाराओं में भी की गई है कि किसी भी नागरिक के साथ कोई नागरिक अथवा कोई राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो कोई कुआं हो, तालाब हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, या फिर कोई ऐसा सार्वजनिक उपक्रम जिसमें सभी लोगों के जाने के लिए योग्यता हो, इस आधार पर किसी को अयोग्य माना नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो नागरिकों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए जो शासन के द्वारा प्रावधान निर्मित किए जाते हैं वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यानी कि अगर इसका दूसरा उदाहरण देखा जाए, बात किया जाए, तो अनुच्छेद 39(1) में यह कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह सभी नागरिकों के लिए जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 41 भी कहता है कि सभी नागरिकों का यह अधिकार है कि राज्य उन्हें काम उपलब्ध कराए या राज्य उन्हें काम दे। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 41 के इस प्रावधान को लागू करने के लिए शासन मनरेगा जैसी योजनाएं संचालित करता है, और उस मनरेगा जैसी योजनाओं के संचालित होने के बाद संविधान के जो उद्देश्य हैं वो पूरे होते हैं। तो आप यह भी कह सकते हैं कि संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो आपने यहाँ जाना कि संविधान और राज्य व्यवस्था कहते किसे हैं। आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस के संबंध में। तो सिलेबस की शुरुआत सामान्य रूप से आप जानते ही हैं कि भारत पर संविधान के निर्माण होने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के दौरान जो भी नियम, कानून अथवा जो प्रावधान लागू किए या कंपनी को लागू करने के लिए या कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो इंग्लैंड से प्रावधान लागू किए गए, उन्हीं सभी प्रावधानों को हम संवैधानिक विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो हमारा जो आरंभिक सिलेबस का जो भाग होगा वह होगा संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास
का अध्ययन करते समय हम इसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग जिसके अंतर्गत कंपनी का शासन होता है, कंपनी का शासन। दूसरा भाग जिसके अंतर्गत सीधे ताजिया ब्रिटिश राजसत्ता का शासन होता है, ब्रिटिश राजसत्ता का शासन होता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक विकास के अंतर्गत इसे हम सामान्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, दो कालखंडों में बांटते हैं, क्योंकि कंपनी के शासन के बाद जब कंपनी भारत में शासन करने के लिए अक्षम हो गई, अयोग्य हो गई, तो उसके बाद कंपनी के शासन को ब्रिटिश सत्ता ने अपने हाथों में हस्तांतरित करवा लिया। तो यह दौर अलग होता है और यह अलग व्यवस्था होती है। जैसे कंपनी के शासन के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो पहला प्रयास किया गया भारत में संवैधानिक विकास का, वो माना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट होगा। अगला जो आएगा वो आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। 1786 का चार्टर आएगा, 1793। फिर उसके बाद अगले क्रम में आप जाएंगे तो यही आगे बढ़ता जाएगा 1813, फिर उसके बाद 1833 और अंततः 1853 का शासन, 53 का शासन। और ये सारे के सारे चार्टर हैं। अगला क्रम आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अंततः जब 1857 की क्रांति होती है तो सीधे कंपनी की कमियां उजागर होती हैं और ब्रिटिश सत्ता पूरी की पूरी भारतीय शासन पद्धति को अपने हाथों में हस्तांतरित करवा लेती है। और इस प्रक्रिया के तहत आप देखेंगे कि इंग्लैंड में एक भारत परिषद का गठन होता है। 15 सदस्यीय भारत परिषद भारत के शासन का निर्धारण करती है और इस क्रम में 1858 का पहला भारत परिषद अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम आता है। उसके बाद यही प्रक्रिया 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892, 1909, 1919 और अंततः 1935। तो ये सारे जो चरण होंगे वो आपको संवैधानिक विकास के अंतर्गत पढ़ने होंगे। इसके बाद का जो चरण होगा वो आपको संविधान के निर्माण और उसके अन्य विषय के बारे में बात कराएगा। आगे का जो खंड होगा उसमें आप देखेंगे संविधान सभा, संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, और अंततः संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और इसके बाद जो अगला भाग होगा वो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना जो हमारे संविधान सभा के संविधान की एक उद्देशिका है, जो मार्गदर्शक है, जो आप संक्षिप्त सार भी इसके लिए कह सकते हैं। प्रस्तावना के बाद जो अगला क्रम आएगा वो पूरे के पूरे 22 भाग का हम अध्ययन करेंगे। 22 भाग, हालांकि अगर संख्या के आधार पर इसका आकलन किया जाए तो अभी 25 भाग हैं, 25 भाग हैं। और इन 22 भागों के या 25 भागों के अध्ययन के बाद हमें आगे अनुसूचियों के बारे में पढ़ना होगा। अनुसूचियाँ क्या हैं, और इन अनुसूचियों के बाद हम
अंतिम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन देश के अंदर संविधान में सुधार हेतु अपनी प्रगतिशीलता को बनाए रखने के लिए समय समय पर संविधान में संशोधन किए गए। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक प्रारूप होगा पढ़ने का। तो सिलेबस को जानने के बाद हम अब बात करते हैं थोड़ी सी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि जो अगला भाग होगा वो पूरी तरीके से संवैधानिक विकास से जुड़ा होगा। आज सिलेबस के साथ साथ कुछ चर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में भी कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड के द्वारा संचालित की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जिनमें पुर्तगालियों के पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अलावा अगली जो कंपनी थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और अंततः जो तीसरे क्रम की कंपनी थी वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का केवल उद्देश्य व्यापार करना नहीं था, उनकी व्यवस्था भी थी व्यापार करना, महत्वाकांक्षा भी थी व्यापार करना। इसका कारण था यूरोप में उत्पन्न प्रबोधन का दौर। थोड़े से यूरोप की दशाओं को भी आपको जान लेना चाहिए। आप जैसे इतिहास का अध्ययन करेंगे तो विश्व इतिहास में एक दौर आएगा 1453 ईस्वी का, जब उस्मानिया सल्तनत अपना विस्तार करती है और अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर वो पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है। और अधिकार करने के बाद यूरोप भारत के साथ या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले व्यापार में बाधा उत्पन्न होता है और यूरोप पूरी तरीके से कट जाता है, उस पर अरब के लोगों का एकाधिकार हो जाता है। तो इससे विवश होकर के यूरोप के लोगों ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए नए मार्ग की तलाश की। परिणाम यह हुआ कि कई यूरोपीय देशों ने अपने तरफ से प्रयास आरंभ किए और अंततः इस प्रयास में सर्वप्रथम जो देश सफल हुआ वह था पुर्तगाल। और पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर उपस्थित हुआ। वहाँ के शासक जेमोरिन ने उससे शिष्टाचार भेंट की, उसका आदर सत्कार किया। और इसके बाद पुर्तगालियों के बाद जो अगले कंपनी आई वो थी डच कंपनी, या डचों ने भारत में आगमन के पश्चात पूरे व्यापारिक दशा में परिवर्तन कर दिया। माना जाता है कि भारत में जो आधुनिक कंपनियों के समान जो उत्पादन की प्रक्रिया थी उसको शुरू करने का जो चलन किया या जो चलन प्रारंभ हुआ वह डचों की ही देन थी। डचों के बाद अगले जो आए वो थे अंग्रेज। और अंग्रेज भारत में आने के बाद आप समझ सकते हैं कि 1608 में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और 1608 से आगमन के पश्चात इन्होंने भारतीय परिवेश और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का इतना बेहतरीन संतुलन बनाया कि परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में 1688 में पहली औद्योगिक क्रांति भी हो गई। तो इस दशा में अंग्रेज़ों के पूरे लाभ को और उनकी व्यवस्था का हम अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।